लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का यह कहना था कि सरकार ने कोई जियो को लाइसेंस नहीं दिए हैं, कोई जियो को हमने यहां जमीन नहीं दी है, वो अगर खुद आ गए, कोई जियो को हमने कोई बिल्डिंग्स नहीं दी है। अगर वो कोई प्राइवेट आकर किसी का बिल्डिंग ले रहे हैं, कहीं स्टोर खोल रहे हैं, तो उसको गवर्नर साहब ये कह रहे थे कि हम कैसे रोकें। अच्छा, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू संभाग में बंद की कॉल दी है। बंद रिलायंस के स्टोर का जम्मू संभाग में 100 नए स्टोर खोलने की बात, जम्मू के वाइन ट्रेडर्स की परेशानियां, माइनिंग को लेकर आ रही जम्मू के कारोबारियों को जो परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अपने प्रेस नोट में उन्होंने उन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रखर रूप से कारोबारियों की बात करने वाली भाजपा 2014 के बाद जब से सत्ता का सुख भोग रही है, उन्हें कारोबारी और वो लोग क्यों भूल गए जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे। मेरे साथ हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र जी, सवाल सीधा कि वो कारोबारी जो आपकी रीढ़ की हड्डी माना जाते थे, इतिहास में शायद जम्मू के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद की कॉल दी है और ये कहा है कि हमारे मुद्दे जो हैं उन मुद्दों का निपटारा नहीं हो रहा। सबसे पहली बात कि आपने कहा जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के थे नहीं हैं। जम्मू संभाग का प्रत्येक कारोबारी, बिजनेसमैन, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और आज से नहीं, 1947 से लेके जब यहाँ प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ, जब यहाँ कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, एक विधान एक प्रधान एक निशान को लेकर जब भी जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ, जो हमारा व्यापारी वर्ग है इसने तन मन और धन से समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनसंघ को, प्रजा परिषद को। और आज भी ये सभी हमारे सहयोगी जिनका जिक्र आपने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, प्राण है हमारे। ये हमारी धरोहर है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दुखी हैं आपसे। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही अपने इन सहयोगी साथियों का साथ दिया है। इनके तमाम विषय हमने हमेशा बड़ी गंभीरता से लिए हैं, चाहे वो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, वेयर हाउस हो, हमारे कनक मंडी एसोसिएशंस हो, या इसके अलावा भी जो अलग अलग रघुनाथ मार्केट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स एसोसिएशन हैं, बाजार एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, चाहे वो धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं, जम्मू बार एसोसिएशन है, ये सारे के सारे हमेशा हम मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है, हमारा देश भारत, हिंदुस्तान। जम्मू के व्यापारी वर्ग ने 1947 से अगर यहाँ प्रजा परिषद, भारतीय जनसंघ और बीजेपी का सहयोग किया, साथ दिया और आज भी दे रहे हैं, तो देश हित में, भारत माता के लिए, क्योंकि ये सारे देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये तन मन और धन से ये देश की सेवा करते हैं। और हमारा हमेशा से ही अपने इन सहयोगियों के साथ मधुर संबंध रहे हैं, सहयोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और व्यापारी वर्ग का आपस में बहुत अच्छा समन्वय, तालमेल इसलिए है कि हम सबका मुद्दा एक है, देश, राष्ट्रवाद, भारत माता। और जम्मू संभाग के, जिसमें जम्मू शहर हो, महानगर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा हो, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, रजौरी पुंछ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, यहाँ का प्रत्येक व्यापारी वर्ग वो देशभक्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा व्यापारी वर्ग का सहयोग किया और व्यापारी वर्ग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, चाहे वो
शहर के अंदर रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा कारोबारी हो, वेयर हाउस का होलसेलर का काम करने वाला हो, या गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर छोटे छोटे दुकानदार हो, सबने भारतीय जनता जम्मू पार्टी बंद की कॉल देने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, एक विषय समाचार पत्रों के अंदर, चैनलों के अंदर एक विषय सामने आया है कि रिलायंस जियो के कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ स्टोर खुलने वाले हैं। जैसे जम्मू के अंदर पहले बिग बाजार खुला, इजी डे खुला, वॉलमार्ट्स, वी मार्ट्स खुले, यहाँ बहुत सारे, यहाँ हमारे वेब मॉल खुला। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे यहाँ इस प्रकार के अगर रिलायंस जियो के बड़े बड़े स्टोर्स खुलेंगे तो व्यापारी वर्ग को यह चिंता है कि कहीं उनका बिजनेस अफेक्ट ना हो जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, बंद की कॉल दी है उन्होंने। उसमें बड़े अच्छे लोग हैं, सारे वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं हमारे लोग हैं, कोई हमसे अलग हैं, कोई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हमारे से अलग है, या कोई बार एसोसिएशन हमसे अलग है, धार्मिक सामाजिक संगठन या बाजार एसोसिएशंस या ट्रांसपोर्टर्स या इंडस्ट्रीज़ की जो एसोसिएशंस हैं वो कोई हमसे अलग नहीं है, वो हमारे बीच में से ही हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको हमेशा से लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी विषय रहा है कि वो हल होना चाहिए। ठीक। कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं की यहाँ बैठक थी, और बैठक करके इन सभी विषयों पर हमने कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी बहुत वरिष्ठ सहयोगियों से मैंने मुलाकात की है, और उनके सभी इश्यूज को लेकर मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है, और जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी साहब से उनसे बात हुई है, डिप्कॉम साहब से बात हुई है। और हम चाहते हैं कि जम्मू के व्यापारी वर्ग को, जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट को उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए, उनके जो जनरल कंसर्न्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम इस पक्ष में हैं क्योंकि जम्मू के व्यापारी वर्ग ने हमेशा देश हित में काम किया है। जम्मू का व्यापारी केवल व्यापारी नहीं है कि भाई वो पैसे कमाता है, बिजनेस कमाता है। जम्मू का व्यापारी भारत माता का एक प्रतिनिधि है। जम्मू के व्यापारी, हमने देखा जब बम बम बोले का आंदोलन हुआ था तो 62 दिन जम्मू के व्यापारी ने तो बंद किया था। किसके लिए? देश हित में, तिरंगे झंडे हाथ में लेकर। भगवान भोलेनाथ, श्री अमरनाथ जी की उस वक्त जब यात्रा को और सारी व्यवस्थाओं को उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने यहाँ भंग करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जम्मू का व्यापारी वर्ग जम्मू के आम समाज के साथ खड़ा हो गया। जम्मू रीजन का बच्चा बच्चा, वो गांव का था, शहर का था, वो पहाड़ का था, मैदान का था, वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, वो तिरंगा झंडा लेके भगवान अमरनाथ जी के बम बम बोले आंदोलन में जब सड़कों में निकला तो जम्मू के व्यापारी वर्ग ने 62 दिन तक अपनी इच्छा से बंद रखा, लंगर लगाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की, सहयोग किया, दान किया। लेकिन मुझे किस लिए? देश हित के लिए, लेकिन मुझे भारत माता के लिए। मैं समझ गया। लेकिन रविंद्र जी मुझे ये बताइएगा, जब हम जम्मू के कारोबारी से आज बात करते हैं, जम्मू का कारोबारी ये कहता है कि माइनिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी से हमने बात की, कुछ नहीं हुआ। जब एक्साइज की पॉलिसी नहीं आई, वाइन ट्रेडर्स ने कहा कि हमने उनका दरवाज़ा खटखटाया, हम उनके दफ्तर के बाहर भी खड़े रहे, लेकिन सरकार ने जो पॉलिसी यहाँ पे लागू करनी थी कर दी। उसके बाद अभी वो कह रहे हैं कि अब जो रिटेल का कारोबार हमारे पास है, उस रिटेल के कारोबार में भी रिलायंस आएगा और हमारे रिटेल के कारोबार को नुकसान होगा। ये सारे मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं। मुझे ये बताइए, क्या सरकार आपकी सुनती नहीं या लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में आपकी चलती नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 2-3 विषय जिनका जिक्र आपने किया है, यहां तक माइनिंग का मामला है। आपने देखा होगा कि पहले दिन से ही माइनिंग को लेकर अगर आप बयान देते तो आए। बयान देने का मतलब है कि अगर कहीं गलत हमको लगता है तो हम गलत को गलत कहते हैं, मगर सरकार आपकी सुनती नहीं है। हम गलत को गलत कहते हैं, और जहां कोई गड़बड़ है हम उसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं।
सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने माइनिंग के खिलाफ खुल के बोला, और केवल इतना नहीं, मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय साहब से भी इस मामले में बात की, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी बात की, यहां तक कि मैं इस बात के पक्ष में था कि जो टेंडर्स करके ई टेंडरिंग करके ये ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं ये सारे रद्द होना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के ऊपर और कुछ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस आ गई, और जब कोर्ट की डायरेक्शंस आती हैं तो उसके ऊपर आप इंडिविजुअली कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अदालत है, कानून है। कानून के खिलाफ अगर किसी निर्णय के खिलाफ आपको आपत्ति है तो आप बड़ी अदालत में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं, अदालत के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ आप बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरी लड़ाई आज भी जारी है। आज भी ये जो माइनिंग्स के रेट्स को लेकर और जो अलग अलग एरियाज के अंदर लोगों को दुश्वारियां आ रही हैं, जो एक्स्ट्रा लोगों से चार्जेस किया जा रहा है, ये और एक नेक्सस जो बना है बीच में, वो सारे लोग मेरे को आके बताते हैं, मेरे को पीआरआईज ने, पंचीस सरपंचीज ने, बीडीसी और डीडीसी के लोगों ने आके ये सारा माइनिंग वाला विषय बताया, और मैंने पूरे जोर शोर के साथ ये सारा विषय उठाया। और कहीं आपने देखा होगा कि जब मैंने इंटरवीन किया, बहुत सारे नए ब्लॉक्स जिनका इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मनमाने रेट चार्ज किए जा रहे थे, बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं माइनिंग्स के नए वो खोले गए हैं, ज्यादा ब्लॉक्स होंगे। और मेरी ये भी कहना है जो हमारे जेके मिनरल्स है इनको 50% ब्लॉक्स दे देना चाहिए, क्योंकि उनके तो रेट सरकारी रेट है। और दूसरा वो रेट्स जो अलग अलग डीसीज, अलग अलग जिलों के, जिन्होंने रेत का रेट, बजरी का रेट, सैंड का, पिबल्स का जो भी रेट्स उन्होंने निकाला है, आरबीएम का रेट, जो डीसीज का सरकारी रेट है वो ग्राउंड पर लागू होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है जो डीसीज ने रेट निकाला वो ग्राउंड पर लागू नहीं होता, अलग अलग जगहों से बात आ रही है कि उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बोला, आप लोग सेक्रेटरीट लेवल से इसके रेट फिक्स करो, उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर जारी करो, जहां कहीं आपको दिक्कत आती है, जिस व्यक्ति को दिक्कत आती है वो उस नंबर पर अपना डिटेल भेजेगा कि फलाना जगह मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, फलानी जगह पुलिस के फलाने अफसर ने मेरे को फालतू का चालान किया है, और जहां गड़बड़ घोटाला है तो उसका रिड्रेसल करो। तो वो उस बात पर एग्री हुए हैं, और जो नए ब्लॉक्स बनने से अब रेट्स में कुछ कमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि रेट्स और कम होने चाहिए। ठीक। दूसरा, वाइन ट्रेडर्स जो लिकर्स की वाइन शॉप्स बंद हो गई, वाइन शॉप्स के सारे सहयोगी साथी मेरे पास भी आए थे। हालांकि जब मैं एमएलए था तो मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में, आप जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जम्मू कश्मीर में शराब को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री और शराब की सेल परचेज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नशा है। मैं जब अपने नौजवानों को, बच्चों को देखता हूं कि वो नशे में डूबे हैं, और घरों के अंदर देखता हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कुछ लोग घर में गरीब परिवार के अंदर होते हैं, खाने को अनाज नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फी नहीं होती है, तो पूरी तरह वो नशे में डूबे होते हैं, जो कमाते हैं वो खा जाते हैं, तो घर में बच्चे उनके भूखे रहते हैं, घर में अपने बच्चों के साथ लड़ाई करते हैं, अपनी जो उनकी धर्मपत्नी होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। जब कोई शराब पी के नशे में धुत होकर घर में आता है तो पंगा होता है, वाद विवाद होता है। तो मैंने बहुत सारे परिवारों के अंदर भयंकर झगड़े देखे, तो मेरे को बचपन में ही था कि मैं इस शराब को प्रतिबंधित करूंगा। जब मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था तो उस पर डिस्कशन ही नहीं होने दी, उस वक्त उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो विषय था कि बंद हो तो पूरा बंद हो, इस प्रकार का ट्रेड ना हो जैसे चल रहा है। मैं इस पक्ष में था कि जैसे जम्मू के हमारे व्यापारी कारोबारी यहां ये ट्रेड कर रहे हैं, या तो टोटल बंद कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए, मुकम्मल कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, जैसे गुजरात के अंदर मोदी साहब ने लगाया था। मैंने तो मोदी साहब के उस एक्ट की जो थे वो क्लॉजेस अपने प्राइवेट मेंबर बिल में इनकॉर्पोरेट करके तो उसको करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप इसको बैन नहीं करते हैं, प्रतिबंध नहीं करते हैं, फिर ये जो सिस्टम था ये ठीक नहीं था।
तो मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने बात की, मैंने कारोबारी मेरे पास आए यहाँ, मैंने उनके पक्ष में बात की। लेकिन हुआ यूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, उन्होंने डायरेक्शन पास कर दी, उन्होंने इसको पुराने सारे सिस्टम को नल एंड वाइड कर दिया, उन्होंने सारे पुराने लाइसेंस कैंसिल करके नई पद्धति लाने के लिए डायरेक्शन पास कर दी। अब मैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ तो बयान नहीं दे सकता ना। लेकिन आपकी अगर कल तो मैंने उनको ये कहा कि मैं आपसे फिर ये सहयोगी साथी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैंने भी इनको कहा कि भाई अब चूंकि डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन दी है, तो इस पर मेरा बोलना कॉन्स्टिट्यूशनली बनता नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए जब कोई मामला जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो। तो उसके बाद हमारे ये सारे वाइन ट्रेडर्स सहयोगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई हुई, तो वहां भी कोई फैसला इनके पक्ष में नहीं आया। लेकिन फिर भी हमारा ये मत था, इस प्रकार का कोई कानून बना के इनको रिलीफ देना चाहिए। चूंकि हम जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब कोई डायरेक्शन पास दी, तो उसके बाद आप स्वयं जानते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, क्या रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन वाइन ट्रेडर्स से ये वादा करते हैं कि जलीकट्टू को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस के जरिए वहां के तमिलनाडु के लोगों को रिलीफ दे दिया, क्या जब कल सरकार बनती है तो क्या आप ये वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इन तमाम चीजों को लेकर रेगुलेशन जरूर बनेंगे, कानून जरूर बनेंगे, और यहां का जो आम कारोबारी है, डोमिसाइल्ड कारोबारी है, उस डोमिसाइल वाले कारोबारी को फायदा होगा? यहां भी ये जो वाइन का ट्रेड है, जब ई ऑक्शन की गई तो उसमें भी डोमिसाइल का इन्होंने प्रोविजन रखा था, लेकिन कहते हैं कि डोमिसाइल के चक्कर में कुछ और ही हो गया वहां। तो इसलिए यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जैसे हम जम्मू कश्मीर में हैं, तो हम यहाँ हैं तो अपने लोगों की वजह से हैं। ठीक, अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की यहाँ सरकार बनेगी तो जनता के कारण बनेगी ना। दुखी हैं आप कि आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है। जम्मू बंद जब भी इतिहास में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कारोबारियों के साथ मैदान में उतर आती थी तो जम्मू बंद होता था। 2014 से 2021 के बीच में एक दो बार बंद की कॉल दी गई। व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं दुखी हैं आप। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ सहयोगी हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको अफसोस है इस बात का कि सरकार ने हालात ऐसे बना दिए कि इसमें सरकार मेरी जब कल इसके तुरंत बाद जब यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हमारी बैठक हुई, तो मैंने तुरंत जम्मू कश्मीर के यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। तो मेरे को तुरंत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बताया कि जियो रिलायंस के जो स्टोर बनेंगे इनको तो कोई लाइसेंस तो सरकार ने दिए नहीं। उन्होंने कहा ना तो हमने इनको लाइसेंस दिए, ना हमने इनको कोई जमीन लीज आउट की है, ना हमने कोई इनको सरकारी बिल्डिंग दी है, ना ही हमने इनको बुलाया है। अगर ये खुद आके यहाँ कारोबारी करते हैं, गवर्नर साहब ने कहा, तो मैं उनको किस कानून के तहत ये कहता हूं कि आप यहां नहीं खोलो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जितने अधिकारी, इनसे बात तो की जाए, आखिर इनके कंसर्न्स क्या हैं, क्यों, अगर ये तो क्या कहना था उसको, समझदार लोग हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चूंकि यहाँ है नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं किसी बड़ी बैठक में, तो उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को और डिविजनल कमिश्नर साहब को बोला है कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, इनके साथ वो बात करें और बात करके इसका समाधान निकालें, उनके साथ चर्चा करें। और भी बहुत सारे विषय हैं जो मेरे सामने भी आए हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, बार एसोसिएशन जम्मू हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, इंडस्ट्रीज के लोग हो, उनकी एसोसिएशन हो। उनका ये भी कहना है कि जब वो यहाँ अथॉरिटीज़ के साथ जो हेल्प ऑफ अफेयर्स में है, उनको जब कभी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर मिलने की बात करते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता है। तो ये तो गलत बात है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो, जम्मू बार एसोसिएशन हो, जम्मू ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन हो, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, ये बड़े मीनिंगफुल लोग हैं। अपने लिए तो कभी ये टाइम मांगेंगे नहीं किसी से मिलने के लिए। अगर इन्होंने सरकारी तंत्र में, प्रशासनिक तंत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी को मिलने के लिए समय मांगा है तो मैं क्यों नहीं मिलने देना चाहिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात तो करनी नहीं है, उन्होंने अपने लोगों की, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है,
उनकी बात उनको करनी है। तो आज अगर इन बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनकी हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये बड़े मीनिंगफुल लोग होते हैं, ये समाज को, राज्यों को चलाने वाले लोग होते हैं, सहयोगी लोग होते हैं, हर दुख सुख में सरकार के साथ खड़े होते हैं। अब पिछले दिनों जब कोरोना वायरस इस पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन हो गया तो यही व्यापारी वर्ग था जिन्होंने खुलकर लोगों के लिए राशन, अनाज, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। ठीक। तो मैंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैंने ये निवेदन किया है कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कंसर्न्स हैं इनको सुना जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ये कहना था कि सरकार ने कोई जियो को लाइसेंस नहीं दिए हैं, कोई जियो को हमने यहाँ जमीन नहीं दी है, वो अगर खुद आ गए, कोई जियो को हमने कोई बिल्डिंग्स नहीं दी है। अगर वो कोई प्राइवेट आकर किसी का बिल्डिंग ले रहे हैं, कहीं स्टोर खोल रहे हैं, तो उसको गवर्नर साहब ये कह रहे थे कि हम कैसे रोकें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये तो चीज हो गई कारोबारियों से जुड़ी हुई तमाम बातें, लेकिन दूसरी तरफ से एक पूरी लॉबी ने पिछले 4 दिन से लगातार काम शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है कि जम्मू का कारोबारी 370 के हटने से आहत, जम्मू का कारोबारी 370 गया और आज जम्मू का कारोबारी परेशान और सोचने पर मजबूर कि 370 जो हटा है वो फैसला सही था या गलत। इस तरह की चीजें जो हैं वो कई जगहों पर चलना शुरू हुई है। क्या ये आपको लगता है कि देश हित में सही है? देखिए, 370 से और ये जो हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हमारे व्यापारी वर्ग हैं, इनके ये जो उन्होंने अपनी ये जो लोग, ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? नाराजगी जाहिर की है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, या उनकी जो पीड़ा है उसका धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बार एसोसिएशन, ये सारे देशभक्त लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी हैं। 70 साल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू, बार एसोसिएशन जम्मू, इंडस्ट्रीज जम्मू, ट्रांसपोर्टर्स जम्मू, बाजार एसोसिएशंस जम्मू की, जम्मू के धार्मिक सामाजिक संगठन, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो चाहे ब्राह्मण सभा है, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा है, वो महाजन सभा है, वो जो है गुरु रविदास सभा है, या सिख जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, या यहाँ की जो क्रिश्चियन सोसाइटीज़ हैं, या महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने हमेशा देश हित में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे लोगों ने, इन एसोसिएशंस के साथियों ने, इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने गोलियां खाई हैं तिरंगे झंडे की खातिर। इसलिए ये 370 को बीच में जोड़कर इस व्यापारियों को के सामने इनके जो पीड़ा है इसको अलग से डायरेक्शन देने की एक कहीं दूर से साजिश हो रही है। इससे व्यापारियों का और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई लेना देना नहीं है। 370 का और जियो स्टोर्स खुलने से क्या इसका लिंक है, मैं आपको बताता हूं। 370 तो 2019 में टूटा ना। जो रिलायंस के ट्रेंड्स के जो शोरूम्स हैं यहाँ 2015 से खुले हुए। वेब मॉल के अंदर जो रिलायंस जियो का स्टोर है, जो रिलायंस जियो का स्मार्ट स्टोर है, वो कितना पुराना खुला हुआ है। वॉलमार्ट है, यहाँ वॉलमार्ट है, बिग बाजार है, यहाँ बेस्ट प्राइस है, वी मार्ट है, इजी डेज है, वो बहुत पुराने जमाने के खुले हुए हैं। तो 370 का और इसका ये जो जियो स्टोर्स का कोई लेना देना नहीं है। वे लोकल व्यापारियों के अपने कंसर्न से हैं, उसको लेकर उन्होंने बात की है। प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनको और उनके जो बाकी सहयोगी हैं सारे, पूरे चैम्बर को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए, उनके इश्यू सुनना चाहिए। और क्योंकि चैम्बर के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है कि जिन्होंने इनको वोट देकर चुना है उनकी समस्याओं का ये समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर मैंने एज बीजेपी प्रेसिडेंट माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई, एज बीजेपी माइनिंग जो घोटाला चल रहा है, जो रेत के और सैंड के और बजरी के पीपल्स के रेट्स बढ़ा दिए गए, उसके खिलाफ अगर मैंने आवाज बुलंद की तो क्योंकि मेरी जनता परेशान थी, मेरे लोग परेशान थे, तो अपने लोगों की आवाज मैंने बुलंद की। और उसके बाद बहुत सारे जो माइनिंग के ब्लॉक्स जिनका इन्वायरमेंट क्लियरेंस रुका हुआ था, वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस तुरंत हमने कराया, उससे थोड़ा रेट कम आए हैं। अभी मैं और रेट को
बराबर करना चाहता हूं जो डीसीज ने रेट निकाले हैं। उसके बाद यहाँ के जब कारोबारी जिसका जिक्र आपने किया, जिनकी दुकानें इफेक्ट हो गई, वो अगर लिकर वाले साथी मेरे पास आए, मैं उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि वो जम्मू के कारोबारी हैं, हमारे हैं। अच्छा। तो मैंने उनकी आवाज बुलंद की। इसी तरीके से अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास कुछ व्यापारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, तो उनका काम है ना कि उन व्यापारियों की बुलंद आवाज बनना। तो अगर उन्होंने कोई पीड़ा जाहिर की है, इच्छा जाहिर की है, तो मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चैंबर के साथियों के साथ बात करके इनकी ये समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोई राजनीतिक भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, क्या आज आपको इस चीज का दुख हो रहा है कि यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है? यदि लोकतांत्रिक सरकार होती तो शायद जम्मू बंद का आह्वान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार आज नहीं तो कल होगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक। आपको इस चीज का दुख है कि कई चीजें हैं जिनको आप स्वाभाविक है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, परंतु हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद यहां असेंबली का गठन होना जरूरी है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगर जैसे ही डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यहां चुनी हुई सरकार होगी, और चुनी हुई सरकार नेचुरली एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट्स, डीडीसी, बीडीसी, पंचिस, सरपंचिस, ये लोगों के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये चुन के आते हैं। मैं एमएलए था, मैं 2014 में नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के आया। एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। लेकिन एक आदमी एमएलए के पास रात के 2 बजे भी आके दरवाजा खटखटा के, लात मार के दरवाजा खोल के एमएलए के घर में आएगा। लेकिन आम आदमी एक पटवारी या गर्दावर या नायब तहसीलदार या तहसीलदार के घर में भी रात को 1-2 बजे उसका दरवाजा नहीं नॉक करेगा, उसकी रिंग नहीं बजाएगा। एमएलए के घर में बड़ी शान से दरवाजा खटखटा के जाएगा, क्योंकि वो एमएलए, वो मेंबर पार्लियामेंट, वो डीडीसी का मेंबर, बीडीसी का चेयरमैन, पंच, सरपंच, उसने वोट देके चुना है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा भी की है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराए जाएंगे और यहां चुनी हुई सरकार होगी, और चुनी हुई सरकार लोगों का भला करेगी। इसलिए हम लोग हमेशा लोकतंत्र के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पक्षधर है। लोकतंत्र जैसा बेहतरीन निजाम दुनिया में कहीं नहीं है। हमने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई है, अफगानिस्तान के लोग भी तड़प रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कठपुतली सरकार होती है, वहां आर्मी का ही रूल चलता है, आर्मी का जनरल आके वहां के प्राइम मिनिस्टर को दबाता है, तो लोगों को परेशानियां होती हैं। चुनी हुई सरकार ज्यादा अकाउंटेबल होती है, और जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के बाद यहां चुनी हुई सरकार होगी, और चुनी हुई सरकार भी मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये जो लोग इस प्रकार का कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया है कि 370 के समापन के बाद 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को 370 के कारण, 35A के कारण अधिकार नहीं मिले। 70 साल, क्या वो इंसान नहीं थे? गुज्जर बकरवाल जो सभी के सभी मुसलमान हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, उन गुजर बकरवालों को 70 साल यहां ना तो जमीनों के हक दिए गए, ना उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। क्यों? 370 और 35A के कारण। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोग, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, सुरनकोट, मेंढर, करना, टंगधार, बारामूला, कुपवाड़ा, उड़ी, ये जो यहां के लोग पहाड़ी हैं, 70 साल अपना हक मांगते रहे, इनको कभी हक नहीं दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग अपना हक मांगते रहे, 70 साल यहां एजिटेशन करते रहे, उनको आपने हक नहीं दिया। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पूरे हिंदुस्तान में 27% उनको आरक्षण है। जम्मू कश्मीर में आपने ओबीसी कैटेगरी को कभी समझा ही नहीं। यहां अदर सोशल कास्ट करके उसको 4% देके रखा था ओबीसी। और मैं कश्मीर घाटी के अंदर गया, 60% कश्मीर घाटी के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो
डल में वो किश्ती चलाने वाले, शिकारा चलाने वाले, हांजी हों, तेली हों, नाई हों, बहुत किस्म के लोग हैं वहां, लोहार हों, तरखान हों, उनको क्यों नहीं आपने 70 साल यहां ओबीसी के लोगों को उनके हक दिए? इसलिए कि आपने 370 लगा के रखा था। एंटी करप्शन कानून आपने क्यों नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो यहां बनाई? आपने क्यों नहीं यहां राइट टू एजुकेशन एक्ट लगने दिया? आपने यहां 2-2 झंडे लगा के रखे थे, 2-2 कानून बना के रखे थे, 2-2 व्यवस्थाएं थी। और आप कहते थे कि कोई कहता था कि यहां सेल्फ रूल होगा, तो कोई कहता था ऑटोनॉमी होगा, कोई चीन को कहता था कि हमें यहां मदद करो, तो कोई पाकिस्तान को कहता था। ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला, जिसका नुकसान यहां के हजारों बेगुनाह लोगों की जो हत्याएं हुई, उसकी जिम्मेवार ये धारा 370 थी। इस धारा 370 ने अलग से एक मानसिकता को जन्म दिया, जिससे यहां आतंकवाद और अलगाववाद पनपा। यहां महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं दिए गए थे? मैं सवाल पूछता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जब अपनी बहू जम्मू कश्मीर से बाहर से लानी है, तो उसको लाकर उसको तो पूरे अधिकार दे दिए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी यहां से बाहर शादी हो गई, तो उसके अधिकार खत्म कर दिए गए, क्यों? जी, मेरे पास समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने सुन लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इनकी बात हुई है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें ये कहा है कि उन्हें मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की है, और उनको ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करें। अब कल ये देखते हैं कि क्या कल जम्मू बंद होता है, और अगर होता है तो कितना सफल बंद होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी।